अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, अब देखें पत्थर का जवाब किस शक्ल में आता है। जिस शक्ल में भी आया निमट लेंगे, मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा। एक बात मेरे जहन में आ रही है, तैमूर ने कहा। कहीं मोखल पाशा के गुस्से का दरिया अम्मा दिलशाद के घर की तरफ ना चल पड़े। वहाँ का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। पिंड के नंबरदार की हवेली अम्मा दिलशाद के घर के पास ही है। मैंने नंबरदार सुल्तान को बता दिया है कि अम्मा दिलशाद और उसकी बेटियों को मोखल पाशा की तरफ से ख़तरा हो सकता है। वो चौकस हो गया है। मैंने बागों के साथ 3 बंदों को भी नंबरदार की हवेली पर भेज दिया है। अगर तुम कहो तो मैं भी चला जाऊं, तैमूर ने कहा। नहीं, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। अगर तुम कहते हो तो सुबह 2 बंदे और भेज दूंगा। मैंने रौनक अली और नसरुल्लाह समेत किसी शख्स को असल बात नहीं बताई थी, लेकिन सारे मुसल्लह बंदों को चौकस रखा हुआ था। मैंने उन्हें बताया था कि मोखलों की तरफ से शरारत का ख़तरा है। रात खैरियत से कट गई। सुबह सवेरे चौधरी अजीज़ दनदनाता हुआ मेरे कमरे में आ गया। ये क्या हो रहा है भाई? बंदों को क्यों सूली पर टांगा हुआ है? वो कह रहे हैं कि मोखलों की तरफ से चढ़ाई का ख़तरा है। हमें होशियार रहना चाहिए जी। आजकल छोटा और वड्डा मोखल बड़ी पेचोताब खा रहे हैं। पता चला है कि कल रात कुछ असलहा वगैरह भी एक गड्डी में छुपा कर लाया गया है। परसों सारा दिन पुराने असलहे की सफाई भी होती रही है। मैंने बात बनाई। असलहे की सफाई तो हम भी दूजे हफ्ते करते हैं, तो क्या हमने भी मोखलों पर हल्ला बोलना है, या फिर कोई और बात है जो तुम छुपा रहे हो? आपसे क्या छुपा सकता हूँ जी? बहुत कुछ छुपा सकते हो और छुपाते हो। चौधरी अजीज़ के लहजे में जहर दाखिल हो गया था। शायद उसका ध्यान पिछले वाक़यात की तरफ चला गया था। उसने अपने बढ़ते हुए तैश को बमुश्किल संभाला और बुड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर बाद इंटरकॉम पर वाली जी ने भी बात की। मैंने उनके सामने बंदों की तैयारी के बारे में यही वजाहत की जो मैंने चौधरी अजीज़ के सामने की थी। बिल्कुल गैर मतवक्के और हैरत अंगेज़ तौर पर सारा दिन भी किसी हलचल के बगैर गुजर गया। अब 2 ही बातें हो सकती थी। या तो उस वारदात के सिलसिले में मोखल पाशा और उसके दोनों मामू वगैरह का ध्यान किसी और तरफ चला गया था, या फिर वो कोई मंसूबा बंदी कर रहे थे। माहौल में वही तनाव था जो किसी ख़तरे के इंतज़ार के वक्त में होता है। ये तनाव मुझे पसंद था, लेकिन अगले 1-2 दिन में जो हकीकत सामने आई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस सूरत हाल के बारे में हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, और सूरत हाल ये थी कि मोखल पाशा और उसके दोनों मामुओं या किसी दीगर फ़र्द को उस वारदात की खबर ही नहीं हुई थी। मतलब ये कि घर की औरतों ने उस वाक़े को मुकम्मल तौर पर छुपा लिया था, और औरतें भी तो बस 2 ही थीं, उखा और मुलाजमा परवीन। मुमानी साहिबा तो चर्च का सूटा लगाकर मुर्दा भैंस की तरह पड़ी रही थी। यार ये क्या हो रहा है? ईंट का जवाब पत्थर से तो क्या, मट्टी के ढेले से भी नहीं आ रहा। भाई इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बाज़ दफ़ा बंदा लड़ाई झगड़ों से बचना चाहता है और लड़ाई झगड़ा सर पर चढ़ता है। कभी कभी उल्ट होता है। चौथे दिन भी सूरत हाल जूं की तूं रही। लगता था कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बंदों का रेड अलर्ट ख़त्म कर दिया। कैमरा रौनक अली का था, मैंने उसे वापस कर दिया था, मगर फ़िल्म की रील बहुत अच्छी तरह संभाल ली थी। रौनक अली को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। तैमूर और साजे केटू का एक यार बेली डस्के में फ़ोटोग्राफ़ी की दुकान चलाता था। उसके ज़रिए हम पूरी राजदारी से इस फिल्म को डेवलप और प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जो कुछ मैंने अब तक किया था वो भी मजबूरी की वजह से किया था। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि बग़ैर ज़रूरत की तस्वीरें धुलवाऊँ। समीना की बड़ी बहन शादा से मियाँ जी के कब्रिस्तान में सिर्फ़ एक मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में बुध को दोबारा मिलने का वादा हुआ था। आज बुध था। मैं घोड़ी पर राजवाल से निकला और असर से ज़रा पहले कब्रिस्तान पहुंच गया। शादा मेरे आने से पहले ही कब्रिस्तान में मौजूद थी। पिछली बार की तरह वो आज भी अपनी बहन की कब्र पर बैठी पढ़ रही थी।
ساتھ والی پکی قبر کے سرہانے میں کھڑا ہو گیا۔ فاتحہ خوانی کے بہانے ہم نے مختصر بات چیت کر لی۔ آج شاداں معمول سے زیادہ دکھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی شادی میں صرف 6 ہفتے رہ گئے تھے اور موکھل پاشا منہ زوری کر رہا تھا۔ شاداں نے روتے ہوئے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ زمینہ مجھے کچھ نہیں بتاتی، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس کتے نے اسے بھی میری طرح برباد کر کے چھوڑنا ہے۔ کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ میں نے قبر کی طرف متوجہ رہتے ہوئے پوچھا۔ وہ رات کو پھر جانا چاہتی تھی پر میں جاگتی رہی۔ رات پچھلے پہر میری آنکھ لگ گئی۔ زمینہ نکل گئی۔ باہر کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، میں نے ہی لگایا تھا۔ وہ میرے تکیے کے نیچے چابی ڈھونڈتی رہی۔ میں جاگ گئی تو وہ رونے لگی، کہنے لگی، آپا مجھے جانے دو، نہیں تو ہم سارے برباد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا برباد تو ویسے بھی ہو جائیں گے، میں تمہیں اس کتے کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، آپا وہ کتا ہے تو اسے پھاڑ کھانے دو مجھے، باقی سارے تو بچ جائیں گے۔ اس نے مجھ سے آخری وعدہ کیا ہے کہ وہ سب کچھ واپس کر دے گا اور ہم دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ اس نے وعدہ کیا ہے۔ میں نے اسے چپیڑ ماری اور چپ ہو جانے کے لیے کہا۔ وہ صبح سے ہی رو رہی ہے، وہ جانا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں اسے زیادہ دیر تک روک سکوں گی۔ پاشے نے اسے بہت ڈرایا ہوا ہے سالار جی۔ میں نے شاداں کو تسلی دی اور اسے بتایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، کل تک موکھل پاشا سے ساری بات طے ہو جائے گی۔ وہ واقعی تمہیں دوبارہ کبھی اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ وہ تفصیل پوچھتی رہی مگر میں نے ٹال دیا۔ میں نے کہا کہ وہ سمینہ کو بھی جا کر تسلی دے۔ شام پور سے واپس آتے ہی میں نے فلم کی ریل نکالی اور اسے تیمور کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ڈس کے جاؤ اور اسے ڈیولپ کرا لو۔ یعنی تصویریں بنوا لوں؟ نہیں یار، بس نیگیٹو بنواؤ۔ صرف 2 تصویریں پرنٹ کروانی ہیں، ان میں لڑکی کا بس چہرہ ہی آیا ہے اور سارا کام پوری ذمہ داری سے ہونا چاہیے۔ تیمور سب کچھ سمجھ کر چلا گیا اور رات 11 بجے کے قریب واپس آیا۔ اس نے سارا کام ٹھیک کیا تھا، ساری فلم کے نیگیٹو بن گئے تھے، لیکن تصویریں 2 ہی پرنٹ کرائی تھیں۔ ایک تصویر میں مکھا کا صرف چہرہ نظر آتا تھا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھنسا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خوف آمیز تیش سے کھلی تھیں۔ چارپائی، تکیا اور گندم رکھنے والے بڑولے کا کچھ حصہ بھی نظر آتا تھا، تاہم اس میں وہ گردن اور کندھوں تک دکھائی دیتی تھی۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ بے لباس ہے۔ اس کی آنکھیں ہلکی بھوری تھیں اور اپنے سوتیلے بھائی ہی کی طرح اس کے چہرے پر بھی ایک خاص قسم کی کرختگی پائی جاتی تھی۔ اگلے روز صبح 9 بجے کے لگ بھگ چھوٹی نہر کی پلی پر میری اور پاشے کی ایک اور ملاقات ہوئی۔ میں نے ایک بندے کے ہاتھ اسے پیغام بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہ بغیر کسی ہتھیار اور بغیر کسی کارندے کے 10 بجے پلی تک پہنچ جائے۔ میں بھی اکیلا اور بغیر ہتھیار کے آؤں گا، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوئی تو اس کا نقصان ہوگا۔ اور وہ آ گیا تھا۔ وہ نہتتا نہیں تھا، اس کی کلف لگی سفید قمیض کا ابھار بتا رہا تھا کہ وہ پستول لگا کر آیا ہے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا، پستول میں نے بھی لگایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میرے ذہن میں پاشے کے حوالے سے ایک شک موجود تھا۔ پرالی کے بہت بڑے ڈھیر کے پیچھے کیکر اور جنتر کی جھاڑیوں میں ہم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دسمبر کی دھند بھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی۔ دھند کے پیچھے سورج کا چہرہ بیمار اور کمزور تھا۔ جھاڑیاں ٹنڈ منڈ تھیں اور گھاس پر کوہرا جمع ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ کیا بات ہے؟ شاید اپنی اس کچھ لگتی کی تصویریں لینے آئے ہو، اس نے نتنے پھلا کر کہا۔ نہیں پاشے، آج تصویریں لینے نہیں آیا، بس یہ کہنے آیا ہوں کہ انہیں بہت زیادہ سنبھال کر رکھنا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ اگر وہ تصویریں تو نے بہت زیادہ سنبھال کر نہ رکھیں تو پھر کچھ تصویریں مجھ سے بھی سنبھالی نہ جائیں گی۔ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ وہ چونکا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ کہنا پڑے، لیکن پاشے تو نے بات کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اس کے سوا چارہ نہیں۔ دیکھ پاشے،
शीशे के घर में बैठकर पत्थर नहीं फेंके जाते। इज़्ज़त सबकी एक जैसी होती है, लेकिन तूने एक गरीब घर की इज़्ज़त को खिलौना बनाया हुआ है। अब मैं तुझे इस खिलौने से नहीं खेलने दूंगा। जो बकना चाहता है साफ साफ बक। पाशे का चेहरा अंगारा हो गया और मुट्ठियाँ भींच गईं। मैंने कहा, एक तेरी कुछ लगती की तस्वीरें मेरे पास भी आ गई हैं। ये 14-15 तस्वीरें हैं, उनमें से 2 तस्वीरें मैं तुझे दिखा रहा हूँ, बाकी मेरे पास हैं और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल महफूज रहेंगी, मगर उस वक्त तक जब तक तेरे पास वाली तस्वीरें महफूज रहेंगी। ओए, किसकी तस्वीरों की बात कर रहा है तू? घर जाकर देख लेना, खाकी रंग के लिफाफे में है, डाकिया कल तक पहुंचा देगा तुझे। ओए ओए, पाशे ने भड़क कर मेरा गिरेबान थाम लिया। मैंने भी उसका गिरेबान पकड़ लिया। उसने अंधाधुंध जोर लगाया। मैंने पीछे हटते हुए एक झटका मारा तो वो लड़खड़ा गया। उसके साथ ही वो पूरे ज़ोर से चिल्लाया, राजे राजे जीरे। मेरा शक दुरुस्त था, वो अकेला नहीं था। दूर चारे के खेतों में बज़ाहिर यूं ही खड़े हुए 2 बंदे भागे हुए हमारी तरफ आए। उन्होंने चादरों के नीचे से राइफलें निकाल ली थीं। मैं पाशे की इस कमीनगी के लिए पहले से तैयार था। मैंने भी आवाज़ दी, मुल्तानी, शोके, मुख्तारे। मेरे बंदे भी कमाद के खेत से निकल आए। असलहा उनके हाथ में भी था। बहरहाल मैं उन्हें पहले ही समझा चुका था कि वो गोली चलाने में पहल नहीं करेंगे। मैंने कहा, पाशे, तेरे जैसे कुत्ते की बात का एतबार करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। तू गरम तवे पर भी अपना पीछा रगड़े तो मैं भरोसा ना करूं। मैं तेरे टोटे कर दूंगा। वो फुंकारा। ये शौक भी जब चाहे पूरा कर लेना, मैंने जवाब दिया। वो मुझे खूनख्वार नज़रों से घूरता रहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने मेरा गिरेबान छोड़कर अपना गिरेबान छुड़ाया और फुंकारा, मुझे लगता है खावरे, तेरा आखिरी वेला आ गया है। तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा। उसने अपने बंदों को पीछे हटने का इशारा किया और फिर उन्हें अपने साथ लेता हुआ तुंद बगूले की तरह अपने तांगे की तरफ बढ़ गया। अगले 24 घंटों में ज़बरदस्त तनाव रहा। मैंने अपने तौर पर अम्मा दिलशाद के घर की हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया था और ये तसल्ली बख्श इंतज़ाम था। मोखलों के पिंड गोरा के में चाचे अस्करी का छोड़ा हुआ ख़ास मुखबर रमली मौजूद था। ये ज़ात का नाई था और राजवाल से उसकी वफ़ादारी पक्की थी। रमली ने अगले रोज़ शाम में आकर मुझे गोरा के हालात बताए। उसने कहा कि कल दोपहर मोखल पाशा एक बंदे के साथ डाकखाने गया था और वहाँ से कोई रजिस्ट्री ख़त लेकर आया है। उसके बाद वो अपने काले ट्रैक्टर पर बैठकर अपने नानके पिंड मनावा गया था। वहाँ उसकी मतरेई बहन रहती है, शायद वो उससे मिलने गया था। वापस आया तो वो बहुत सख्त तपा हुआ था। उसने बेतहाशा पी। उसने शराब पिलाने वाले लड़के को भी किसी बात पर पूरी तरह मारा। उसके बाद उसने अपने साथियों को घोड़ों पर काठियाँ डालने का कहा। 15-20 घुड़सवार तैयार हो गए, लेकिन फिर रात 11 बजे के करीब उसने इरादा बदल दिया। एक बार फिर शराब पीने लगा और रात गए एक नौकरानी को लेकर कमरे में घुस गया। अब वो क्या कर रहा है? रमली बोला, मैं पेशी की बांग पर वहाँ से निकला था। वो उस वक्त भी शराब पी रहा था। उसने पालतू शेर को भी अहाते में खुला छोड़ा हुआ था। पता नहीं उसके क्या इरादे हैं। उस रात भी हम बिल्कुल चौकस रहे। मछली फार्म पर भी मैंने बंदे भेज दिए थे। डर था कि मोखल उस तरफ से कोई शरारत ना करें। ज़मीन का वो टुकड़ा हर वक्त उनकी आंखों में कांटा बनकर चुभता था। रात के वक्त मैंने चंद बंदों के साथ तैमूर और नसरुल्ला को भी वहाँ भेज दिया। सब बंदों को हिदायत यही थी कि झगड़े की सूरत में वो असलहा इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कार्रवाई हुई तो डट कर जवाब देंगे। इस अचानक बढ़ जाने वाली टेंशन की असल वजह किसी को पता नहीं थी, इसलिए नसरुल्ला समेत दीगर साथी कुछ हैरान भी थे। सियाने ठीक ही कहते हैं, जुल्म करने वाले से जितना डरा जाए उसका जुर्म उतना ही फलता फूलता है। 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन मोखल पाशा की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। रात को मेरे कमरे में बैठे हुए तैमूर ने कहा, लगता है शेर ठंडा पड़ गया है। शेर नहीं, कागजी शेर कहो, बल्कि कुग्गू कोड़ा। ऐसे कुग्गू कोड़े डरने वालों को डराते हैं,
اور کھڑے رہنے والوں کے سامنے مانو بلی بن جاتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بات پاشے کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ بالکل آ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کو ٹھپ کرنے میں ہی اسے بہتری نظر آئے گی۔ اگر تماشا لگائے گا تو پھر زیادہ مٹی اسی کنجر کے سر میں پڑے گی۔ سوتیلی ہے لیکن ہے تو آخر بہن۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بہن نے سب کچھ بتا دیا ہوگا؟ ظاہر ہے جب پاشے نے تصویریں دکھائی ہوں گی تو اسے بتانا ہی پڑا ہوگا کہ 2 ڈھاٹا پوشوں نے کارروائی ڈالی ہے، میں نے کہا۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔